जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। नीट 25 का एग्जाम हमारे सर पर आ गया है। ज्यों ज्यों तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हम थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, घबराहट सी, बेचैनी सी दिल में उठ रही है। देखिएगा, आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, आपने साल भर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, अच्छे से पढ़ाई की है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये घबराहट, ये बेचैनी सामान्य है। इसमें कोई ऐसा खास नहीं है जो कि सिर्फ आपके साथ हो रहा हो, किसी और के साथ नहीं होता हो। जिस बच्चे की पहली रैंक भी आने वाली है उसको भी ये समस्याएं, ये परेशानियां आ रही होंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें नॉर्मल हैं और नॉर्मल होनी भी चाहिए। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज के इस वीडियो से मैं आपके इस टेंशन को, इस परेशानी को, इस घबराहट को थोड़ा बहुत दूर करने आया हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक इस वीडियो लेक्चर में और थोड़ी सी परेशानी को कम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि परेशानी उठाने से परेशानी सॉल्व नहीं होती, परेशानी का कारण ढूंढ करके उसको दूर करना ही हमारा काम है। तो ध्यान से समझिएगा, आज मैं आपके लिए चैप्टर वाइज, चैप्टर में क्वेश्चंस का क्या वेटेज रहता है, क्या परसेंटेज रेशियो रहता है नीट में हमारे बॉटनी के चैप्टर्स का, तो इस वनस्पति विज्ञान के सारे चैप्टर्स और उनके नीट में आने वाले क्वेश्चंस की एनालिसिस लेकर के आया हूं। थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ आपको तरकीब बताऊंगा जिससे कि आप अपनी तैयारी जितनी भी है उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उससे कहीं अच्छा पा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ध्यान से। बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें 11th क्लास के चैप्टर्स की बात करते हैं। देखिए, 11th क्लास के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्या परसेंटेज रेशियो, कितने क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है एक चैप्टर, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपका जीव जगत, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जीव जगत में टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में मुख्य रूप से जो जैव वर्गीकरण है उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, या फिर नामकरण पद्धति से प्रश्न आने की संभावना। एक प्रश्न आता है और आता ही है, छोटा सा चैप्टर आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम मोनेरा पढ़ते हैं, कवक पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, इसके अंदर अपन वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स पढ़ते हैं। यूं तो इसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न यानी पर टॉपिक एक प्रश्न आने की संभावना होती है। अपने आप में बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी 4 पूछे जाते हैं, तो इसको पहले ही निपटा लेना अच्छा है, क्योंकि अपने आप में ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आगे बात करते हैं वनस्पति जगत की। इसमें हम अगला जो चैप्टर पढ़ते हैं वनस्पति जगत, 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। हर जगह से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 3 प्रश्न तो आते ही आते हैं, 4 तक भी पूछे जाते हैं। यह भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, पहले से तैयार कर लीजिएगा, एन मौके के लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। इसमें भी लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक पड़ता है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स एक पेज पर लिख लीजिएगा, रूट, असेंबली, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस सबके, और वो एग्जाम्पल्स को लगातार 3-4 दिन पढ़ लीजिएगा। तो आखिरी वाले दिन आप उनको सरसरी निगाहों से देख के चले जाएंगे तो भी आपका प्रश्न हल हो जाएगा। बात करते हैं कोशिका पादपों, पुष्पी पादपों की शारीरिकी, इसमें एनाटॉमी। इसमें भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर अब बहुत छोटा हो गया रिड्यूस होकर के, प्रश्नों की संख्या 3 आनी है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने का परसेंटेज काफी ज्यादा है। आगे बात करें तो अगला जो चैप्टर है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इसको नहीं छोड़ सकते। सिर्फ माइटोसिस, मियोसिस 2 इसमें टॉपिक्स हैं और हर एक से 2 प्रश्न यानी 4 क्वेश्चन आने की संभावना है ही है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर। ये बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये इसके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और कई बार आप देखो 5-5 क्वेश्चंस तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। अगला है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पाद वृद्धि एवं परिवर्धन। प्रत्येक से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देखिएगा चैप्टर भी बड़े बड़े हैं, प्रश्न भी दो ही दो हैं, तो इनको हम पहले ही पूरा कर लें, एंड टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते। इनमें भी हम देखें तो मुख्य चैप्टर है हमारा पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, तीन ही चीजें हैं पढ़ने को, और प्रश्न पूछे जाएंगे 2 या 3। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ लें, इसको पढ़ना आवश्यक है। आगे बात करते हैं अपन, तो अब ले लेते हैं हम 12th के चैप्टर्स। 12th के चैप्टर्स में देखिएगा सबसे पहला पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन। 3 प्रश्न 4 प्रश्न, 3 प्रश्न 4 प्रश्न तो आते ही हैं, कभी कभार 5 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आसानी से याद होने वाला है, पॉलिनेशन से प्रश्न आएगा, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। एक डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आना ही है। सीड और फ्रूट के डेवलपमेंट पे एक प्रश्न, एपोमिक्सिस से इस बार प्रश्न आने के चांसेस हैं, छोड़ नहीं सकते। इसीलिए इसमें से ये बाद वाला पोर्शन, डबल पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फ्रूट एंड सीड और एपोमिक्सिस, ये 3 टॉपिक्स तो 4 टॉपिक जरूर पढ़ के जाने। शुरुआत वाला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको एक बार को छोड़ भी सकते हैं, ये आसानी से आपको याद भी हो जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। ये बाद वाला पोर्शन थोड़ा मुश्किल से याद होता है, बार बार भूलते हैं, तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, वंशागति की विविधता और उसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्रिटिकलिटी है, ये प्रश्न थोड़े से कभी कभी डिफिकल्ट बनते हैं। हालांकि आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, हमने जिस लेवल की जेनेटिक्स पढ़ी है उस लेवल से बहुत नीचे के प्रश्न आएंगे, तो आप टेंशन मत करें, ये ना सोचें कि बुकलेट में दिए गए कई सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते। मैं बता रहा हूं आपको, जो क्वेश्चंस बुकलेट के आपको नहीं बनते हैं, कई बार छूट जाते हैं, तो टेंशन मत लेना, उनमें से एक ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 4 प्रश्न बहुत आसान आएंगे, तो उनको कर लोगे, टेंशन मत लो, हवा भरो अपने लंग्स में, तैयार हो जाओ, कर ही लोगे, ये कंफर्म बता रहा हूं। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिएगा ये चैप्टर की खास बात ये है, प्रश्न तो इसमें से 5 आते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारी है बाबा, बहुत इंफॉर्मेशन है, इसको हम आसानी से लास्ट टाइम पर नहीं पढ़ सकते। इसीलिए इसको 10 दिन पहले, 8 दिन पहले ही खत्म करके रख दो, और इसको बाद के लिए नहीं छोड़ सकते, इसको क्विक रिवीजन से पूरा नहीं कर सकते, इसको एक बार थॉरोली पढ़ के छोड़ दीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें, हालांकि 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परंतु इसमें से भी 3-4 प्रश्न बहुत सरल वाले आते हैं जो आसानी से आप कर लोगे। डीएनए आरएनए से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस से एक प्रश्न बराबर पूछा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम से एक प्रश्न आएगा। तो इसीलिए टेंशन मत लेना, आप इसको एक बार ब्रीफ रिव्यू करके छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा पहले छोड़ सकते हैं, एंड टाइम के लिए मत छोड़। आगे बात करते हैं, तो अगला है पारिस्थितिकी। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये समझ लो, क्योंकि इसमें से प्रश्न 10 तक पूछे जाते हैं और 3 चैप्टर हैं बाबा। क्या क्या? पारिस्थितिकी में 3 चैप्टर्स, कौन कौन से? पहला है जीव और समष्टियां, कम से कम 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। दूसरा है पारितंत्र, 3-4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अगला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता एवं संरक्षण। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार 5 प्रश्न थे छोटे से चैप्टर से, तो छोड़ना मत। सरल बातें, सिर्फ याद करने की बातें हैं, इनको एक बार पढ़ लेना और सरसरी निगाहों से लास्ट में जरूर पढ़ के जाना। बाकी 2 चैप्टर एक बार को पारिस्थितिकी के छोड़ देना, एंड टाइम पे मत पढ़ना, लेकिन एग्जामिनेशन से 1 दिन 2 दिन पहले जैव विविधता एवं संरक्षण को पढ़ के ही जाना है। ध्यान से समझ लेना, कम से कम 3 से 4 प्रश्न देगा आपको ये चैप्टर। आगे बात करते हैं अपन, तो अब आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप ये ना सोचें, प्रैक्टिकल ना करें इस समय पर। आपने साल भर जो सीक्वेंस अपनाया है, पहले जूलॉजी करिए तो जूलॉजी करें, दूसरे नंबर बॉटनी करिए तो बॉटनी करें, किसी ने पहले नंबर पे केमिस्ट्री करिए, दूसरे पे जूलॉजी करिए तो वही करें। साल भर जो आपने किया है उसी प्रैक्टिस से आप पेपर को हल करें। ध्यान रखें,
बस आपको समय निर्धारित करना है। बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान में, जूलॉजी बॉटनी दोनों को मिलाकर के आपको 50 से 60 मिनट ही देने हैं। घड़ी लगा लीजिएगा, घड़ी लगा के आपको 50 से 60 मिनट में डन करना है। यदि आपने ज्यादा समय लगा दिया तो फिजिक्स के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। ध्यान से समझ लें। तो कोशिश करिएगा 60 मिनट में गोले भरकर, बबल्स भरकर आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए। दूसरे नंबर पे आता है केमिस्ट्री। इसमें भी आप 1 घंटा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 घंटे आपने पूरे कर लिए। हालांकि कोशिश करें केमिस्ट्री में से भी कम से कम 5-10 मिनट बचा लें, 50 मिनट में उसे हल करने की कोशिश करें, तो 1 घंटा 10 मिनट आपके लिए फिजिक्स के लिए बचा रहेगा। फिजिक्स में सबसे पहले पूरे पेपर में से वो टिक कर ले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का है, फटाफट से जल्दी से क्विक डन करें। कोशिश करें ये सोच करके कि हम 45 नहीं करने वाले, हम तो 35 करने वाले हैं। सबसे पहले 35 को टारगेट करें और उस 35 में से सबसे पहले इजीएस्ट वन छांट लें। जहां पर भी आप फंस रहे हैं, आपको लग रहा है बायोलॉजी में भी लंबा क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ने में समय लगेगा, छोड़ दीजिएगा, बाद में समय मिले तो कर लीजिएगा। उसकी जगह पर 4 प्रश्न किसी और के हल कर। तो स्ट्रेटेजिकली आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को देख करके सॉल्व करना है पेपर। टेंशन नहीं लेनी। कहीं पर भी आपको 4 प्रश्न भी ऐसे फंस जाएं कि जो आपको नहीं आ रहे, तो यकीन मानिएगा अगले पेज पर 4 अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो आपको एक ही लाइन में बन जाएंगे, वो इंतजार करने, तो उन पर जाइएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल काम रहें, पानी पिएं, आराम से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर को पढ़ते समय अंडरलाइन करके पढ़ना जरूरी है। हिंदी रूपांतरण में मान लीजिएगा कोई आपको कठिनाई लग रही है तो आपके पास इंग्लिश भी साथ में रहता है। यदि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है सही नहीं है, तो आप इंग्लिश से उसको देख लें, क्योंकि इंग्लिश वाली मान्य होती है बात। तो ये ध्यान रखें, आपको पेपर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही डन करना है जो आपने तैयार की है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान में जो दिन बचे हैं उनकी बात हम करें तो प्रॉपरली आप आराम से पढ़िएगा। टेस्ट आपके चल ही रहे, प्रैक्टिस आपकी चल रही है, साल भर आपने अच्छा पढ़ा है। किसी भी क्वेश्चन को बायोलॉजी में करते समय ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग ना करें। जितना कहा जा रहा है उतना आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ज्यादा घुस घुस करके प्रश्न नहीं बनते। इवन आपको मैंने खूब घुस घुस करके प्रश्न बना करके दिए हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो सुपरफिशियल सतह से ही आएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, एक बार में ही आपको जो आंसर लगता है उसको टिक कर। लेकिन आंसर को निर्धारित करने से पहले चारों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। कई बार हमें पहला ऑप्शन ही सही लगता है, हम 3 पढ़ते ही नहीं। तो हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद निर्धारित करना है कि इसका जवाब क्या होगा। ध्यान रहे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन में ठान लेते हैं किसी काम को तो करके ही दम लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, ये सोचना है कि कल को जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके घर वालों को कैसा लगेगा। जब एप्रन पहन के जाओगे, जिस दिन आपका मन ना लगे पढ़ने में, ये सोचिएगा कि आप एप्रन पहन के जाओगे, स्टेथोस्कोप लटका के जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। ये सपना मन में संजो करके ही तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। अभी घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत घबराहट होने दो, ये नॉर्मल है। टेंशन नहीं लेनी इस पर। पैनिक करने से सिर्फ काम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। तो अभी के जो बचे हुए दिन हैं उनको आराम से, तसल्ली से, आराम से जो आपकी स्टडी का शेड्यूल है करते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल भी हताश होकर के पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा, नया कोई टॉपिक इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपका छूट गया, जरूरी नहीं उससे ही प्रश्न सारे आएंगे, उस पर नया एक्सपेरिमेंट करके उसको कुरेदने की जरूरत नहीं। नई कोई किताब ना उठाएं। आपने तैयारी यदि साल भर एनसीईआरटी से पढ़ा है तो साल भर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आज भी एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। जिस बच्चे ने बुकलेट से साल भर पढ़ा है तो बुकलेट से ही रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन वैसी सब्जेक्ट उसी चीज से सबसे आसान होगा, तीव्र होगा जो आपने साल भर पढ़ा है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और बिल्कुल टाइम को मैनेज करके लगातार पढ़ते रहिएगा। जो जो चीजें आप भूल रहे हैं उनके छोटे छोटे आपने साल भर नोट्स बनाए, उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज करिएगा और प्रॉपरली पढ़िएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद और गुड लक प्यारे बच्चों। फोड़ दो
रॉकेट